ओके, और सुनिए ध्यान से कि ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पे हो जाने के बाद। तो बात ये है कि जो बिजनेस एक्टिविटी है उसकी भी 3 कैटेगरी है, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री। मैं सिंपल बताऊं, ट्रेड का मतलब ये है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ मनी। एक्सचेंज करो, पैसा दे दो, गुड्स और सर्विसेज ले लो, वो ट्रेड है। समझ गए? कॉमर्स क्या है? ट्रेड प्लस प्लस सपोर्टिव सर्विसेज, ऑक्सिलरी सर्विसेज। मीन्स प्रोड्यूसर और कस्टमर, इनको तुम लोग मिलाना चाहते हो, कनेक्टिंग विथ ईच अदर। तो उसके लिए आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें ट्रेड और उसके साथ होने वाली जितनी भी व्यवस्था या अरेंजमेंट्स है उसको सेटलमेंट करने में, बैलेंस करने में हेल्प करती है। तो जो कॉमर्स है उसमें सर्विस प्रोवाइड होती है। आपको जो ट्रेड करना है उसकी एक ऐसी अरेंजमेंट है कि जिससे आपका ट्रेड स्मूथली हो जाए, प्रोड्यूसर कंज्यूमर तक अच्छे से पहुंच जाए, कंज्यूमर पैसा दे दे, प्रोड्यूसर गुड्स दे दे, रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो जाए, और उसकी वजह से बिजनेसमैन को प्रॉफिट मिलता है, कस्टमर को अच्छे गुड्स और सर्विसेज मिलते हैं, जिससे वो अपने रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर सकते हैं और खुश रहते हैं। ये सब चीज़ें ट्रेड और कॉमर्स का पार्ट है। अभी इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है कि भाई ये प्रोडक्शन के साथ जुड़ी हुई है। इंडस्ट्री इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, जिसमें फॉर्म यूटिलिटी आती है, लकड़ा फर्नीचर में कन्वर्ट होता है, याद हो तो ये फॉर्म यूटिलिटी है कि जो आपका जो ओरिजिनल रॉ मटेरियल है उसको ट्रांसफॉर्म करके आप कोई फिनिश प्रोडक्ट को क्रिएट करते हो। समझ गए बात को, क्या बोलना चाहता हूँ? फिर ये रॉ मटेरियल के ऊपर बेस है, उसमें प्रोसेसेस होते हैं और फिनिश गुड्स बनता है तो कस्टमर तक पहुंचता है और उसकी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करता है। इंडस्ट्री के 3 टाइप है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, थर्सरी इंडस्ट्री। ये सब मैं आपको आज के सेशन में 2 लेक्चर जो है उसमें ट्राई करूंगा कि करवाएं। ना हुआ तो कल तक तो हो ही जाएगा, दिक्कत नहीं है, बट है एकदम सिंपल एंड ईजी। जितना बोला ना उतना ही आएगा। ट्रेड का मतलब क्या हुआ पता चला? कॉमोडिटी या सर्विस के एक्सचेंज में आपको मनी देना है। ट्रेड 2 टाइप्स के हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटरनेशनल। इंटरनल ट्रेड का मतलब जो ट्रेड विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, देश के बॉर्डर के अंदर हो, विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, तो वो इंटरनल है। समझ गए? और उसमें होलसेल और रिटेल ट्रेड होता है। होलसेल में का मतलब होता है कि जो सेलर होता है वो बल्क क्वांटिटी में प्रोड्यूसर के पास से गुड्स परचेस करता है और छोटी छोटी क्वांटिटी में रिटेलर को बेचता है। रिटेलर क्या करता है, जितनी क्वांटिटी ली है उससे भी कम क्वांटिटी में जो अल्टीमेट कंज्यूमर है उस तक वो गुड्स पहुंचाता है। अभी मैं इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ। जैसे मैं होलसेलर हूँ, भाविका जी मैगी के प्रोड्यूसर है, तो उन्होंने तो 1 लाख करोड़ या 1 लाख पैकेट बनाए हैं मैगी के। तो मैंने क्या किया, 10,000 पैकेट होलसेल के दाम पे लिए। अभी रीचा जी रिटेलर है, उनको 500 पैकेट की रिक्वायरमेंट है। तो उससे क्या होगा कि भाई ये भाविका जी है, उसके 10,000 में से 500 रीचा जी को देगी। ये हेद भी रिटेलर है, उसकी रिक्वायरमेंट 1000 पैकेट है, तो हेद को भी 1000 पैकेट मिल जाएंगे। अभी भाविन सर कस्टमर है, वो रीचा जी के पास आए, उनके पास 500 पैकेट ऑफ मैगी है। भाविन सर की रिक्वायरमेंट एज अ अल्टीमेट कंज्यूमर 2 यूनिट्स ऑफ मैगी, 2 पैकेट की रिक्वायरमेंट है। तो भाविक जो रीचा जी है वो 2 पैकेट अल्टीमेट कंज्यूमर को बेच देगी। तो इस हिसाब से ट्रेड चलता है होलसेल और रिटेल में, इंटरनल के लेवल पे। अभी इंटरनेशनल बात करेंगे। कंट्री की बॉर्डर को क्रॉस कर दो और फिर दुनिया के वर्ल्ड के कोई भी कंट्री के साथ आप बिजनेस कर सकते हो। जैसे कि इंडिया अमेरिका के साथ बिजनेस करता है, अमेरिका चाइना के साथ बिजनेस करता है, इंडिया जापान के साथ बिजनेस करता है। तो ये होता रहता है, इट इज हैपन, यस और नो। कहने की बात ये है कि ये होता रहता है। अभी याद क्या रखना है अपने को कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसके 3 टाइप है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्रेपोर्ट भी बोलते हैं, या री एक्सपोर्ट, ऐसा बोलते हैं, री एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो मैं आपको समझाऊं। अभी बेस पकड़ो, इंडियन कंट्री इंडिया है,
इंडिया यूएसए की जो कंट्री है वहां से मशीन मंगवाती है, परचेस करती है, इंडिया में आया, इंडिया ने परचेस किया, यूएसए से मशीनरी इंडिया में आया, तो इंडिया की ये जो परचेस है ना, ये इंपोर्ट है। क्या है? इंपोर्ट। जो इंडियन कंट्री है फॉरेन कंट्री में से कुछ परचेस करके अपने कंट्री में लाती है, वो इंपोर्ट है। एक्सपोर्ट का मतलब समझाऊं, कंट्री इंडिया है, हमारे यहाँ मैंगोज ग्रो होते हैं, उसकी डिमांड फॉरेन में बहुत है, तो हमारे जो मैंगोज है उसको इंडिया ने सेल किया। कहाँ सेल किया? वर्ल्ड लेवल पे, दुबई में, यूएसए में, जापान में, चाइना में, सभी जगह। तो ये एक्सपोर्ट हुआ इंडियन कंट्री के हिसाब से। अभी री एक्सपोर्ट समझना, जैसे बांग्लादेश का नाम सुना हुआ है, बांग्लादेश एक कंट्री है, इंडिया एक कंट्री है और यूएस एक कंट्री है। बांग्लादेश को एक मशीन चाहिए, पर वो डायरेक्ट अमेरिका के साथ कांटेक्ट करके वो मशीन नहीं मंगवा सकता, इसलिए बांग्लादेश इंडिया को ऐसा बोलता है कि भाई इंडिया, आप मेरे को एक फेवर करो, अमेरिका से मेरे को ये मशीन ला के दो। इसलिए क्या होता है, सबसे पहले ऑर्डर परचेस का यूएसए को ये इंडिया देता है बांग्लादेश के लिए मशीन का ऑर्डर, ठीक है। तो इंडिया के लिए ये इंपोर्ट हो गया समझो, पर यूएसए के लिए तो एक्सपोर्ट हुआ ना। यूएसए के लिए क्या हुआ? वो मशीन एक्सपोर्ट, री एक्सपोर्ट समझा रहा हूँ मैं, वो एक्सपोर्ट हो गया। अभी आया कहाँ? इंडिया में, पर इंडिया में वो मशीन नहीं रहेगा, कहाँ जाएगा? बांग्लादेश। तो इंडिया से वो मशीन बांग्लादेश गया, तो फिर से वो हो गया री एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट ओरिजिन से इंडिया में आया, इंडिया से बांग्लादेश जा रहा है, री एक्सपोर्ट, दैट इज कॉल्ड री एक्सपोर्ट। ऑल वेल, एक्सपोर्ट री एक्सपोर्ट समझिए भाविका जी। हाँ, थम्स अप। रीचा जी आपको पता चला? सर डाउट, हाँ बोलिए, क्या डाउट है? री एक्सपोर्ट में डाउट है? सर मुझे नहीं, इनपुट समझ में नहीं आया। इंपोर्ट, ओके, इंपोर्ट समझाइए। हाँ समझाते हैं। दो कंट्री है, इंडिया और अमेरिका, कौन सी कंट्री क्या कर रही है ना, उस पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिसाइड होता है। जैसे इंडिया ने मशीनरी परचेस किया यूएसए से, यूएसए ने सेल किया, यूएसए के लिए वो एक्सपोर्ट है। इंडिया ने परचेस किया, इंडिया के लिए वो इंपोर्ट है। समझ गए? एक कंट्री के लिए जो इंपोर्ट होता है, तो सामने वाली कंट्री के लिए वो एक्सपोर्ट होता है। अभी एक्सपोर्ट में क्या हुआ? इंडिया ने सेल किया, तो अमेरिका ने परचेस किया, तो अमेरिका के लिए इंपोर्ट हो गया, इंडिया के लिए एक्सपोर्ट हो गया। री एक्सपोर्ट में क्या हुआ? पहले यूएसए ने एक्सपोर्ट किया इंडिया को, और फिर इंडिया ने बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किया, तो एक्सपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट, री एक्सपोर्ट। समझे? आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। पहला पॉइंट खत्म हो गया, ट्रेड पूरा, ट्रेड खत्म हो गया बेटा, जो मैंने समझाना था वो सब मैंने समझा दिया है, ठीक है हेत बेटा, ठीक है। तो अभी मैं पढ़ाने की शुरुआत करता हूँ, ठीक है बेटा। देखो यहाँ हूँ मैं, देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ बेटा। बिजनेस एक्टिविटीज जो है उसको क्लासिफाइड किया गया है तीन कैटेगरी में, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री। उसमें से हम हमारे पहले सेशन में जा रहे हैं, जिसका नाम ट्रेड है, व्यापार, व्यापार करना, ठीक है, बिजनेस करना। मीनिंग पे आ जाइए, एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटी और सर्विस इन रिटर्न ऑफ कॉमोडिटी और सर्विस, और एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटी और सर्विस इन रिटर्न ऑफ मनी विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट बिटवीन टू पर्सन इज कॉल्ड ट्रेड। यहाँ दो चीज बाइफरकेट हुई, गुड्स के बदले या कॉमोडिटी के बदले कॉमोडिटी, इसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे भाविका जी के पास ऐसा समझिए शूज है, और रीचा जी के पास हैट, टोपी है, तो क्या होता है कि रीचा जी भाविका जी के पास से शूज ले लेगी, और भाविका जी रीचा जी के पास से हैट ले लेगी। तो यहाँ क्या हुआ? कॉमोडिटी ट्रांसफर। इसमें गुड्स के बदले गुड्स ट्रांसफर हुआ, जो आज से 200 साल पहले होता था, जिसको बार्टर सिस्टम बोलते थे। ये क्यों होता था? ये क्यों होता था? क्योंकि हमारे वहाँ मनी फाइंड नहीं हुआ था, मनी फाइंड नहीं हुआ था, इसलिए जो भी कोई वैल्यू थी वो सब कॉमोडिटी पे डिपेंड थी। जैसे जिसकी जैसे स्पेशलिटी, वो अपने हिसाब से गुड्स प्रोड्यूस करता, और मार्केट में जो जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट की चीज़ें लाता, और ये जो प्रोड्यूस किया हुआ गुड्स है उसके बिहाफ में दे देता। तो ये 200-500 साल पुरानी जो आदि मानव के ज़माने की जो मेथड थी, वो बार्टर सिस्टम, जिसमें कॉमोडिटी और सर्विस के एक्सचेंज में
कॉमोडिटी और सर्विस मिलती है, ये पहला पार्ट। आज का ज़माना क्या है, कॉमोडिटी और सर्विस की एक्सचेंज में मनी मिलता है, पैसा, मनी मिलता है, टकलू मिलता है। तो इसका मतलब कि मेरा आवाज़ क्लियर आ रहा है ना आपको? ओके, तो कहने की बात यह है कि दो तरीके से एक्सचेंज होता है, या तो गुड्स के बदले गुड्स, या तो गुड्स के बदले मनी। ये पहला पॉइंट। और ये जो एक्सचेंज हो रहा है ना, उसको ट्रेड बोलते हैं। बोलो डन। ओके, अब मैं एग्जांपल के तौर पे जा रहा हूँ। देखो फॉर एग्जांपल, यहाँ हूँ मैं। वैन यू परचेज अ बुक फ्रॉम अ शॉपकीपर, स्टेशनरी की दुकान में गए हो, ओसीएम की बुक परचेज की, 34 रुपीज़ प्राइस है, 34 रुपीज़ दोगे, बदले में आपको बुक मिल जाएगी। ये ट्रेड है, बराबर। यू पे मनी अगेंस्ट द परचेज ऑफ द बुक, समझ गए? 34 रुपीज़ दिए, ऑन बिहाफ ऑफ दैट यू विल गेट अ बुक। बोलो ठीक है। हियर एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटी इज डन इन रिटर्न ऑफ मनी। यहाँ एक्सचेंज हुआ, कॉमोडिटी या प्रोडक्ट आपको मिली, पर आपको 34 रुपीज़ पे करने पड़े, टकलू। यू हैव टू पे टकलू फॉर गेटिंग द बुक। बोलो क्लियर? तो ये ट्रेड है। वैन यू परचेज बस टिकट, आपको यहाँ से मुंबई जाना है, तो आप बस में बैठे हो, तो आपने बस टिकट परचेज की, तो आपके पास राइट है कि यू आर ट्रैवलिंग इनटू द बस एंड यू आर गेटिंग द सर्विस ऑफ ट्रैवलिंग फैसिलिटी इन रिटर्न ऑफ मनी यू हैव टू पेड फॉर जर्नी वडोदरा टू मुंबई। तो वडोदरा से लेके मुंबई तक की जर्नी करने के लिए आपने बस ट्रांसपोर्ट की सुविधा ले ली है। मुंबई से, क्या बोला मैंने, वडोदरा से मुंबई जाने के लिए बस ट्रांसपोर्ट की सर्विस आपने ले रखी है। बोलो बराबर है? तो वो जो सर्विस आपने ले रखी है, उसके लिए आपने 5,000 रुपये दिए, 5,000 रुपीज़ यू हैव टू पेड फॉर गेटिंग दैट सर्विस। तो यहाँ दो चीज़ समझाई। पहले गुड्स कॉमोडिटी बुक विच कैन बी सीन विच कैन बी टच, उसको एक्सचेंज भी किया टकलू से, वो समझाया। दूसरे पॉइंट में सर्विस है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, जिसमें आपको बस वडोदरा से मुंबई लेके जाती है, और उसके लिए आपने 5,000 रुपीज़ दिए हुए हैं। समझे बात को? तो ये सर्विस है, ट्रैवलिंग सर्विस। क्या बोला? ट्रैवलिंग सर्विस इनविजिबल है, ये सर्विस का पार्ट है। तो यहाँ गुड्स की भी बात हुई, उसके एक्सचेंज में मनी दिए, सर्विस की भी बात हुई, उसके एक्सचेंज में भी मनी दिए। तो गुड्स और सर्विस दोनों एक्सचेंज होते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ दैट यू विल गेट अ मनी इफ यू आर अ बिजनेसमैन। कस्टमर हो गए तो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, सिंपल। गॉट माई पॉइंट? ओके, अभी कैरेक्ट जिसने ये मीनिंग समझ लिया ना, अभी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, फीचर्स, वो आ गए आपको। चलिए आराम से आएंगे। देखो पहला फीचर क्या है, ट्रेड क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इस हाथ ले उस हाथ दे, चीजें दोगे पैसे मिलेंगे, सर्विस दोगे पैसे मिलेंगे। ओके। दूसरा, देयर आर टू पार्टीज इन ट्रेड, एक परचेजर, दूसरा सेलर। परचेजर का मतलब होता है कंज्यूमर, सेलर का मतलब होता है ट्रेडर, बिजनेसमैन। बोलो ठीक है। बिजनेसमैन क्या करता है? गुड्स बेचता है। कस्टमर क्या करता है? परचेसर क्या करता है? गुड्स खरीदता है। ऑन बिहाफ ऑफ दैट ही विल पे मनी। आ गया? एक्सचेंज इज एसेंशियल इन ट्रेड। बेटा एक्सचेंज जरूरी है। जैसे मैं हेत के पास से दवाइयाँ लूँ और उसके पैसे ना दूँ, तो इसको एक्सचेंज नहीं बोलते। हेत के पास से दवाइयाँ ली और ऑन बिहाफ ऑफ दैट मैंने पे किया, पैसा पे किया, तो उसको हम एक्सचेंज बोलेंगे, जिसमें गुड्स या सर्विसेज के बदले यू हैव टू पे द मनी। बोलो क्लियर? तो एक्सचेंज इज एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब देखो नेसेसरी, ज़रूरी है। ट्रेड करने के लिए एक्सचेंज करना, लेन देन करना बेहद ज़रूरी है बेटा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। आगे बढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट, इन ट्रेड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डन। ये अच्छी बात है। जैसे आपने बुक सेलर के पास से ओसीएम की बुक 34 रुपीज़ दे के खरीदी, जब तक 34 रुपीज़ नहीं दिए ना, तब तक वो बुक की ओनरशिप स्टेशनरी वाले की थी, बुक सेलर की थी। 34 रुपीज़ जैसे उसको आपने पेड कर दिए, समझिए, 34 रुपीज़ आपने उसको पेड कर दिए एक बार, फिर क्या होगा, वो बुक की ओनरशिप आपकी हो जाएगी। नाउ यू आर द ओनर ऑफ दैट बुक बिकॉज यू हैव टू पे 34 रुपीज़ मनी मॉनेटरी अमाउंट फॉर गेटिंग द ओनरशिप ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो वो प्रोडक्ट को पाने के लिए आपने, ओनरशिप लेने के लिए आपने मनी दिया हुआ है। इसलिए ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप मस्ट है गुड्स और सर्विसेज में। हाँ,
मैं दूसरी एक बात बोलूँ, ये सर्विस के लिए बोल रहा हूँ। याद करो, बस का इलस्ट्रेशन दिया, वडोदरा से मुंबई जाना है, तो वो सीट बुकिंग हो गई, याद रखो 5,000 में। पूरी बस तुम्हारी नहीं होगी 5,000 रुपीज़ में, कि ये बस अब मेरी होगी, मैंने 5,000 दिए, वो सीट बुक हो गई, और वो भी एक पर्टिकुलर जर्नी के लिए जो वडोदरा से मुंबई तक की है, वहाँ तक हेलो, का। हाँ बेटा, बोलो बोलो। आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। ओके, अभी 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 बेटा, और अभी आ रही है? अभी आ रही है बेटा? नेटवर्क हेलो, हेलो बेटा, हेलो। पर अभी तक मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है 1 मिनट। ऐसा है? ओके, अभी हम्म। सुनाई दे रहा है बेटा? हेलो, हेलो। हाँ सर। ऑल वेल। हाँ मैं ये, ये हाँ ओके, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपने वडोदरा से मुंबई तक बस ट्रांसपोर्ट की जो सर्विस ली हुई है 5,000 रुपीज़ दे के, तो क्या बस आपकी हो गई? 5,000 रुपीज़ दिए आपने, तो बस आपकी नहीं, आपने सीट बुक की है, और वो भी जर्नी खत्म होते ही आपको वो सीट दे देनी है, घर पे नहीं लेके जानी है उठा के कि भाई 5,000 दिए, सीट लेके जाऊंगा मैं। ऐसा नहीं है। ये एक पर्टिकुलर सर्विस है जो एक डेस्टिनेशन तक आपको ओनरशिप दे रही है बैठने की, कि वो सीट पे आपका अधिकार है। कब तक? जब तक वडोदरा से मुंबई नहीं आ जाता तब तक। तो ये याद रखना, सर्विस में ये याद रखना बेहद जरूरी है। ठीक है ना हेत? आवाज आ रहा है ना बेटा? पक्का? ओके, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट देखिए, इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स आइदर एन अमाउंट इज पेड और गुड्स आर एक्सचेंज। अभी सीधी बात है ना, जो बार्टर सिस्टम होगी तो गुड्स के बिहाफ से गुड्स मिलेंगे, और मॉनेटरी सिस्टम होगी तो गुड्स के बिहाफ से मनी मिलेंगे। सिंपल, वो हमने सिखा दिया आपको शुरुआत में ही। ओके, नेक्स्ट देखो, ट्रेड इज कंटिन्यूअस एक्टिविटी। मैंने बोला ना, बार बार लगातार आपको ट्रेडिंग करना है। मोबाइल वाला है, वो हर बार बार लगातार 365 डेज 365 दिन लगातार बार बार क्या करता रहता है? मोबाइल बेचता रहता है, बेचता रहता है, बेचता रहता है, बेचता रहता है। हाँ या ना? हेत बेटा, आवाज सुनाई दे रहा है बेटा? कि प्रॉब्लम है कुछ? ओके, तो क्या बोलना चाहता हूँ मैं, बार बार लगातार ट्रेडिंग करना पड़ता है, लेन देन होता रहता है। गुड्स जाएंगे, पैसे आएंगे, गुड्स जाएंगे, पैसे आएंगे, गुड्स जाएंगे, पैसे आएंगे, ऊ आ आता ही जाएगा, कुछ रुकने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस है, बिजी रहना मांगता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस इज डिटरमाइंड, वहाँ लिखो डिसाइडेड, इन टर्म्स ऑफ मनी। देखो, ये मेन है। हेत, आपने शूज लिए मार्केट में से, आपने शूज लिए, 5,000 की वैल्यू थी, कितने की? 5,000। तो ये क्या हुआ, जो भी गुड्स या सर्विसेज मार्केट में लेने जा रहे हो, उसको मनी के टर्म्स में आपको डिफाइन करना है, एक्सप्रेस करना है मनी के टर्म्स में। जैसे ऋचा जी ने टी शर्ट और जीन्स लिया मार्केट में से पहनने के लिए, तो उसके लिए उसने पैसे पे किए होंगे 2,000 रुपीज़, जमानो दोनों के लिए। तो वो 2,000 रुपीज़ जो है वो मनी के टर्म्स में डिसाइड हुए। गुड्स कोई भी हो, मनी के टर्म्स में सब डिसाइड होता है, कितने में मिलेगा। फिर वो मेडिसिन हो, मोबाइल हो, कपड़े हो, सनग्लास हो, फ्रेम हो, जो हो भी, जो भी हो, पर ये उस हिसाब से ही चलेगा आगे। बोलो ठीक है? ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। ट्रेड इज़ अ लीगल एक्टिविटी, मैं पहले ही बोला था, इलीगल एक्टिविटी बिजनेस में होती ही नहीं है। लॉ उसके लिए रिस्ट्रिक्शन देता है। लीगल एक्टिविटी का मतलब अफीम, गांजा, चरस ये नहीं बेचना है अपने को। रेडीमेड गारमेंट बेचने हैं, हैंड्स फ्री बेचना है, मोबाइल बेचना है, सब वैलिड एक्टिविटी है, लीगल एक्टिविटी है, उसके लिए ट्रेड होता है। बोलो क्लियर हो? दिक्कत नहीं है ना? अभी मैं जाऊंगा टाइप्स पे। टाइप्स, ट्रेड के टाइप्स दो है, फिर समझा क्या सब? इंटरनल और इंटरनेशनल। इंटरनल का मतलब होता है विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री यू हैव टू डू द ट्रेड, और इंटरनेशनल का मतलब होता है आउटसाइड द बाउंड्री यू हैव टू गेटिंग द ट्रेडिंग फैसिलिटीज। देखिए, इंटरनल ट्रेड देखिए क्या है, ट्रेड अमोंग डिफरेंट रीजन। रीजन का मतलब होता है स्टेट्स, राज्य, प्रदेश के बीच में होने वाला ट्रेड विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, देश की सरहद के अंदर होता है, और उसको हम इंटरनल ट्रेड बोलते हैं, आंतरिक व्यापार बोलते हैं। बोलो क्लियर है? और ट्रेड ऑफ अहमदाबाद, ट्रेडर ऑफ अहमदाबाद परचेजेस बॉक्सेस ऑफ एप्पल फ्रॉम कश्मीर, तो कश्मीर के व्यापारी के पास से अहमदाबाद का व्यापारी एप्पल खरीद रहा है, तो ये इंटरनल ट्रेड है। ट्रेडर ऑफ नागपुर सेंड ऑरेंजेस टू राजकोट, नागपुर का जो ट्रेडर है
वो ऑरेंजेस सेल कर रहा है राजकोट के ट्रेडर को, तो ये इंटरनल ट्रेड है। जैसे गुजरात पंजाब के साथ ट्रेड करे, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ ट्रेड करे, कर्नाटका केरला के साथ ट्रेड करे, समझ रहे हो? तो ये हमारे देश की बॉर्डर के अंदर का मामला है, विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। और वो ये जो जो विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री की बात है उसको हम इंटरनल ट्रेड बोलेंगे। बोलो क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अभी गुड्स तो बना दिए, कस्टमर तक पहुंचाने तो पड़ेंगे ना, तो इंटरनल ट्रेड को डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड किया है, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। वो भी मैं आपको समझा गया हूँ। होलसेलर में क्या होता है? अ होलसेलर परचेसेस गुड्स इन बल्क, मैं बोला किसके पास से? प्रोड्यूसर के पास से, और डिस्ट्रीब्यूट देम टू अ रिटेलर एज पर द रिक्वायरमेंट। मैंने 1 लाख, ये भाविका जी मैगी के प्रोड्यूसर है, 1 लाख मैगी के प्रोडक्ट बनाए हैं, उसमें से रीचा जी ने 500 प्रोडक्ट को परचेस किया है, और ये हेत ने 2000 क्वांटिटी में परचेस की है मैगी, ठीक है? फिर जिसके पास जो ग्राहक आएंगे उसको स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में आपको बेचना है, बात खत्म हो गई, ठीक है? तो ये क्या हुआ, कहाँ हूँ मैं, देख लो यहाँ हूँ। अ होलसेलर, अ होलसेलर परचेसेस गुड्स in bulk from the producer and distribute them to a retailer as per his requirement. The wholesaler is connecting link between producer and retailer. तो wholesaler बीच में है, प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में कौन है? होलसेलर। और वो प्रोड्यूसर के पास से गुड्स लाता है और रिटेलर तक सप्लाई कर देता है। रिटेलर क्या करता है? कस्टमर तक वो चीज़ें, अल्टीमेट कस्टमर तक वो चीज़ें पहुंचाता है, जिससे कस्टमर उसको कंज्यूम करे और सेटिस्फाइड हो और उसकी रिक्वायरमेंट शांति हो जाए, रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो जाए आराम से। बोलो ठीक है? ओके। इन रिटेल ट्रेड, a retailer purchases goods from wholesaler and supplies them to the consumer as per their requirement. तो रिटेल ट्रेड में क्या होता है? होलसेलर के पास से गुड्स खरीदते हैं और कंज्यूमर जो अल्टीमेट है, जैसे भाविन सर ये रीचा जी के पास 2 क्वांटिटी मैगी खरीदने के लिए आए थे, तो अल्टीमेट कंज्यूमर को उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आपको दे देना है, सिंपल। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि रिटेल ट्रेड में क्या होता है? होलसेलर के पास से आपने क्या किया है बेटा? होलसेलर के पास से आपने क्या किया है? आपकी जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उसमें आपने गुड्स खरीदा है। अभी वही गुड्स जो अल्टीमेट कंज्यूमर आएगा उसकी जो क्वांटिटी होगी वो आपको बताएगा, आपको उसकी क्वांटिटी के हिसाब से उसको गुड्स प्रोवाइड करना है एज अ रिटेल ट्रेडर, छुटक व्यापारी, ठीक है? जो बल्क में होलसेलर ने गुड्स खरीदा था उसमें स्मॉल क्वांटिटी में रिटेलर गुड्स खरीदेगा, और कंज्यूमर उससे भी स्मॉल क्वांटिटी में रिटेलर के पास से गुड्स खरीदेगा, सिंपल। और वैले पक्का ना? कोई डाउट हो तो बोलिए प्लीज। ओके, जा रहा हूँ आगे, आगे जा रहा हूँ बेटा। चलिए इंटरनेशनल ट्रेड पे जाएंगे। ट्रेड बिटवीन, अंडरलाइन करना, 2 कंट्रीज, 2 देशों के बीच में व्यापार है, उसको इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड क्या करता है? क्रॉसिस द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, देश की जो बाउंड्री सरहद है उसको क्रॉस करता है। इसका मतलब आपको आपकी देश की बाउंड्री को क्रॉस करके दूसरे कंट्री में जाना पड़ेगा। जापानीज कंपनी है शेयरिंग टेलीविजन टू इंडियन ट्रेडर, सोनी कंपनी का नाम सुना है? SONY, वो जापान की है, इंडिया में भी उसके टीवी चलते हैं बहुत। और केसर मैंगो बीइंग सेंड फ्रॉम इंडिया टू USA, केसर कैरी खाई है ना कभी? तो अभी खाई होगी सीजन में, तो इंडिया से वो USA हमने भेज दी। तो ये जो होगा वो 2 कंट्री के बीच में ट्रेड हुआ है, इसके लिए इसको इंटरनेशनल ट्रेड बोलेंगे, ठीक है? इंटरनेशनल ट्रेड 3 पार्ट है। इंपोर्ट समझ गए, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू परचेज। एक्सपोर्ट समझ गए, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू सेल। और री एक्सपोर्ट का मतलब बांग्लादेश इंडिया वाला कनेक्शन USA के साथ, री एक्सपोर्ट बोलते हैं उसको। पहले USA से इंडिया में आएगा मशीन, फिर इंडिया से डायरेक्ट बांग्लादेश चला जाएगा मशीन। एक्सपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट मीन्स री एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट स्क्वायर, री एक्सपोर्ट बोलते हैं। आएगा भाविका जी, हेत भाई, रिजा जी? तो यहाँ हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ। आपको कोई डिफिकल्टी हो तो डिस्कस करो मेरे साथ कोई भी पॉइंट में। सर होलसेल ट्रेड। होलसेल का मतलब क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर है
उसने 1 लाख की क्वांटिटी मैगी की बनाई है। होल सेलर क्या करता है, बल्क में, बल्क का मतलब होता है इन अ ह्यूज क्वांटिटी, वो परचेस करता है मैन्युफैक्चरर से। जैसे मैंने ये भाविका जी मैगी के प्रोड्यूसर है, उन्होंने 1 लाख पैकेट बनाए मैगी के, तो आप होल सेलर है, आपने उसमें से 10,000 पैकेट खरीदे, किसके पास से, भाविका जी जो प्रोड्यूसर है मैगी की उसके पास से। अभी क्या हुआ, आप रिटेलर को उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैकेट देगी, किसी को 500 पैकेट चाहिए, किसी को 1000 चाहिए, किसी को 200 चाहिए, किसी को 100 चाहिए, आप उसके हिसाब से उसको प्रोवाइड करती जाएगी। अभी वो रिटेलर जो है वो कस्टमर को उसकी क्वांटिटी के हिसाब से गुड्स को बेच देगा, 1 2 3 4 जैसी क्वांटिटी कस्टमर चाहेगा उसके हिसाब से वो बेच देगा। बोलो ठीक है, ऑल वेल ना, जो बोला वो ठीक है। अभी कॉमर्स पे जाएंगे, ठीक है, ये बहुत इजी है कॉमर्स तो, ट्रेड प्लस सपोर्टिव सर्विसेज। देखिए मीनिंग, देखिए मैं मीनिंग पे हूँ। कॉमर्स, कॉमर्स मीन्स ट्रेड, ट्रेड तो होगा ही जिसमें हम एक्सचेंज करेंगे कॉमोडिटी और सर्विस के बिहाफ से टकलू को, मनी को, वो तो पता चल गया। पर वो करने के लिए आपको चाहिए ए ऑक्सिलियरी, वहां लिखना सपोर्टिव, क्या लिखोगे, सपोर्टिव सर्विसेज। ऑक्सिलियरी का मतलब होता है सपोर्टिव सर्विसेज, ऐसा लिखिए आप पहले, फिर मैं आगे बढ़ू। सपोर्टिव सर्विसेज, ऑल वेल, दिस सर्विसेज इंक्लूड, ये जो सर्विसेज है वो इंक्लूड करती है क्या, ये सर्विस ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग की सेवा, इंश्योरेंस की सेवा, ट्रांसपोर्टेशन, मैं निकला गड्डी लेके की सेवा, कम्युनिकेशन हेलो हेलो की सेवा, वेयर हाउसिंग का मतलब लिखो गोडाउन, गोडाउन समझते हो क्या, आपके पास बल्क में गुड्स अवेलेबल है तो उसको रोड पे नहीं रख सकते, उसको सेफ और सिक्योर जगह पे रख सकते हो, जिसके लिए क्या हो, आपको एक वेयर हाउसिंग या गोडाउन की फैसिलिटी चाहिए, और ये एक सर्विस का पार्ट है, इसलिए इसको कॉमर्शियल सर्विस बोलते हैं। बोलो ठीक है। और एजेंट का मतलब होता है दलाल, कि जो ट्रेडिंग करवाने में, सौदा करवाने में काम लगे आपको। एजेंट का मतलब, एजेंट कैसे काम करते हैं, जैसे भाविका जी को 1000 kg वीट चाहिए, ये हेल्थ एजेंट है, और ये ऋचा जी है, वो ये 1000 kg गुड्स जो वीट है वो दे सकते हैं। तो ऋचा जी और भाविका जी को मिलवाने में एजेंट हेत काम करेगा और बदले में कमीशन पाएगा। तो एजेंट की ये सर्विस जो है वो क्या है, दो लोग जिसको एक दूसरे की ज़रूरत है ट्रेड करने में, अभी वो प्रोड्यूसर या होलसेलर हो सकता है, होलसेलर या रिटेलर हो सकता है, रिटेलर या कस्टमर हो सकता है, कोई भी हो सकते हैं, पर इन सब पार्टीज को मिलाने का काम एजेंट करते हैं। और यहाँ क्या हुआ, ये दो पार्टी मिली तो ट्रेड हुआ, और मिलवाने के लिए अपने एजेंट रखा तो वो तो सर्विस का पार्ट है, कॉमर्शियल सर्विस का पार्ट है, कि जिसने मदद की दो बंदों को ट्रेड करवाने के लिए। जैसे घर बेचते हो या लेते हो ना, तो उसमें भी ब्रोकर होते हैं, ब्रोकर है ये, सिंपल, उसका काम क्या है, परचेजर और सेलर को मिलवाना। वैसे ये एजेंट का काम क्या है, बायर और सेलर को मिलवाना और बदले में अपनी कमीशन निकाल देनी थी। बोलो ठीक है, ओके। तो अभी पॉइंट पढ़ते हैं, देखो, कॉमर्स मीन्स ट्रेड, एंड ऑक्सिलियरी का मतलब होता है सपोर्टिव सर्विसेज टू ट्रेड। दिस सर्विसेज इंक्लूड द सर्विस ऑफ बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, warehousing, and agents. The world has become global village from the viewpoint of trade and its auxiliary service. अभी पूरे वर्ल्ड में ये सब सर्विसेज अवेलेबल है, इसलिए अभी क्या होगा कि पूरे वर्ल्ड को हम एक ग्लोबल विलेज के टैग से नवाजेंगे, क्योंकि ट्रेड और उसकी जो सपोर्टिव सर्विस है उसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पे काम करना आसान हो गया है। पहले हम लोकल लेवल पे भी काम नहीं कर सकते थे, आज इंटरनेशनल लेवल अपने लिए इजी हो गया है, ऐसा बोलना चाहता हूँ। और वो किसकी मदद से, ट्रेड और जो सपोर्टिव सर्विसेज है उसकी मदद से, जो कॉमर्स कहते हैं, जिसको हम कॉमर्स कहते हैं, उसकी वजह से वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन गया है। मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा आपको, अब की बार टेस्ट लूंगा तब, इसलिए क्वेश्चन जो मैं अपने हिसाब से क्रिएट करता हूँ वो यहाँ से क्रिएट होते हैं, तो उस हिसाब से फिर आपको आंसर देने होंगे उसके, ओके, याद रखना। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाओ। ट्रेड क्या है, इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स, क्यों पता है, कॉमर्स बाप है, कॉमर्स का मीनिंग देखो, ट्रेड
एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज। इसका मतलब कॉमर्स के अंदर ट्रेड तो आता ही है, सपोर्टिव सर्विस भी आती है। तो कॉमर्स इज अ ह्यूज वर्ड। कॉमर्स इज फादर एंड ट्रेड इज लाइक अ बेबी टू कॉमर्स। यस और नो? ट्रेड बापूजी है, पप्पा है, सॉरी कॉमर्स पप्पा है, उसका बच्चा कौन? ट्रेड। इसलिए ट्रेड एक पार्ट है कॉमर्स का। हिट, ठीक है? कॉमर्स का एक पार्ट ट्रेड है, पहला पॉइंट, ठीक है? अभी है कॉमर्स इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बेटा पैसा तो मिलता है ना, आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड करो, आपको कमीशन के तौर पे, आपको रिटर्न या रिवॉर्ड के तौर पे पैसा मिलता है। बोलो ठीक है? तीसरा पॉइंट, ऑक्सिलरी है ना, उसको बोलते हैं सपोर्टिव सर्विसेज। हेल्पफुल है किसमें? ट्रेड करने में। ऑक्सिलरी सर्विसेज हेल्पफुल टू ट्रेड आर इंक्लूडेड इन कॉमर्स। तो ऐसी सपोर्टिव सर्विसेज जो ट्रेड करने में हेल्प देती है उसको कॉमर्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। और वो सर्विसेज के नाम है बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग एजेंट। बोलो क्लियर? जो ट्रेड करवाने में आसानी देती है, दिक्कत नहीं क्रिएट करती है, डिफिकल्टी रिमूव करती है। ये सर्विसेज जो ट्रेड करने में अपने को आसानी देती है। ऑल वेल? फिर है फोर्थ पॉइंट, इट इंक्रीज द टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी ऑफ गुड्स। मैंने बोला था कि मॉनसून में स्वेटर या जैकेट बनाओ, विंटर में उसको बेचना है तो वेयर हाउसिंग चाहिए, टाइम यूटिलिटी। ये मैंने इलस्ट्रेशन दिया था आपको, बिजनेस के फीचर्स पढ़ाए थे तब। यूटिलिटी क्रिएशन, फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, याद हो? दो प्लेस यूटिलिटी। प्लेस में क्या होता था, जो सैंड रिवर पे है उसका कोई वैल्यू नहीं, पर कंस्ट्रक्शन में लेके आओ तो उसके पैसे मिलते हैं आपको। वो ट्रांसपोर्ट की मदद से लेके आओ, आपका काम हो जाएगा अच्छे से। क्यों हित बेटा? ठीक है ना? ओके। तो यहाँ टाइम और प्लेस यूटिलिटी गुड्स की इंक्रीज करनी हो तो कॉमर्शियल सर्विसेज देना बेहद ज़रूरी है। फिफ्थ पॉइंट, ऑक्सिलरी सर्विस आर डिमांड ओरिएंटेड येट कंटिन्यूअस। देखो ये बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन की जो सेवाएं हैं ना, वो कस्टमर जब डिमांड करते हैं गुड्स की तब अराइज होती है। पर ये डिमांड बार बार लगातार होती ही रहती है। पूछो कब तक? कब तक? जब तक है जान। समझ गए? अभी ये जान बिजनेस की नहीं, कस्टमर की। कस्टमर जब तक जिंदा है तब तक वो गुड्स लेगा, और गुड्स लेने के लिए उसको सर्विसेज का सहारा लेना पड़ेगा, ऑक्सिलरी सर्विस का सहारा लेना पड़ेगा, जो कॉमर्स है। बोलो ठीक है? इसलिए ये कॉमर्स की एक्टिविटी कंटिन्यूअस है बेटा। सिक्स पॉइंट, इफ ऑक्सिलरी सर्विस आर अवेलेबल एट रीजनेबल प्राइस, गुड्स कैन बी सप्लाइड टू कस्टमर एट फेयर प्राइस। अभी जो बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउस एजेंट अपना कमीशन, अपनी प्राइस कम करे तो फिनिश गुड्स की जो प्राइस होती है वो कम रहती है, और कस्टमर को रीजनेबल प्राइस पे फिनिश गुड्स यूज़ करने का मौका मिलता है। तो ये कॉमर्स है बेटा। बोलो ठीक है? अभी देखो मैं लेक्चर एंड कर रहा हूँ, सुनो। आप लोग 10-15 मिनट के बाद मिलेंगे, क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग मेरा स्लो अपलोड हो रहा है, तो 10-15 मिनट लगेंगे। तब तक ये जो डिफरेंस है ना ट्रेड और कॉमर्स का, वो पढ़ लो, पानी वानी पी लो, फ्रेश हो जाओ। मैं अभी मैसेज करूँ कि रीजॉइन हो जाओ तो हो जाना। 10-15 मिनट का काम बाकी है, इंडस्ट्री हमारा हो जाएगा। आज का चैप्टर खत्म। बोलो क्लियर? चलिए हम लोग मिलते हैं, मैं आपको मैसेज करूँ तब जुड़ जाना। तब तक ये पढ़ लो और फ्रेश हो जाओ बेटा। थैंक यू।